देखिए कल हमने जो समझा था उसको आज लिख लेते हैं, फिर हम आगे बाकी समझेंगे। लिखने स्टार्ट कीजिए प्लीज। लिखने स्टार्ट करेंगे प्लीज। इन ऑर्डर टू मेक सिविल प्रक्रिया को सिविल प्रक्रिया को सिविल प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सिविल प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सिविल प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए बनाने के लिए धाराओं के अंतर्गत दी गई बातें 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 दी गई बातें दी गई बातें दी गई बातों को धाराओं के अंतर्गत दी गई बातों को नियमों में भी दिया गया है 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 इन ऑर्डर टू मेक सीपीसी मोर ऑर्गेनाइज्ड in order to make CPC more organized in order to make CPC more organized the things provided under sections the things provided under sections the things provided under sections has been elaborate in the rules as well full stop हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं धाराओं की प्रकृति सारवान है हम ये कह सकते हैं कि धाराओं की प्रकृति सारवान है हम ये कह सकते हैं कि धाराओं की प्रकृति सारवान है तथा नियमों की प्रकृति प्रक्रियात्मक है नियमों की प्रकृति प्रक्रियात्मक है। ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब हम जनरली जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जो सेक्शंस हैं दे आर मोर काइंड ऑफ सब्सटेंटिव और जो रूल्स हैं वो प्रोसीजरल है। नियम क्या है? सारे प्रोसीजर के रिगार्डिंग काम करते हैं। आगे चलते हैं, लिखिए एक बार इंग्लिश मीडियम वाले। So we can say that sections are more substantive and the rules are more procedural in the nature and the rules are procedural in 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 nature। आगे लिखिए। The entire CPC it is adjective in nature is adjective in nature देखिए एडजेक्टिव का मतलब भी क्या होता है? प्रोसीजरल होता है। ठीक है ना, प्रोसीजरल लॉस को भी क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव ही कहते हैं। मतलब आप ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोसीजरल। सीपीसी क्या है सर? एक प्रोसीजरल लॉ है, तो एंटायर सीपीसी इज प्रोसीजरल।
लिखिए संपूर्ण संपूर्ण सिविल प्रक्रिया संहिता, आगे लिखिए संपूर्ण सिविल प्रक्रिया संहिता, संपूर्ण संपूर्ण सिविल प्रक्रिया संहिता मूलतः मूलतः प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक या विशेषण विधि है, प्रक्रियात्मक या विशेषण विधि है, प्रक्रियात्मक या विशेषण विधि है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज लिखेंगे orders are mere chapterization of the rules, orders are mere chapterization of the rules, आदेश केवल आदेश केवल आदेश केवल नियमों को आदेश केवल लिखिए 4-5 लाइन छोड़ के लिखिए, आदेश केवल नियमों को अध्याय के रूप में अध्याय के रूप में अध्याय के रूप में क्रमबद्ध क्रमबद्ध करने की रचना है, क्रमबद्ध करने की रचना है। जैसे एग्जांपल लिखिए इसका, जैसे मान लीजिए ऑर्डर 34 सूट रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है सूट? 34 में क्या है? सूट रिलेटेड टू, बताइए आरजेएस एस्पिरेंट्स, सूट रिलेटेड टू मॉर्गेज, मॉर्गेज है। विबंध से जो भी जितने भी वाद जो भी विबंध से संबंधित हैं वो सारे वाद आ जाएंगे, मतलब उसके जितने भी रूल्स हैं वो कहाँ दिए हुए हैं? सिर्फ यहाँ पे। तो रूल्स को सिर्फ चैप्टराइजेशन अध्याय के रूप में जो लिख रहे हैं वो ऑर्डर है, इसके अंदर जो बाकी रूल्स होंगे हम वो डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन रूल्स को क्या किया गया है सर? रूल्स को क्या गया है? एक चैप्टराइजेशन के अकॉर्डिंग रूल्स का एक प्रॉपर चैप्टराइजेशन किया गया है। ये बात समझ में आई? सिर्फ एक चैप्टराइजेशन का मेथड है ऑर्डर। अब ऑर्डर के अंदर फर्दर रूल है, जैसे अनसाउंड माइंड विकृत व्यक्ति से अगर कोई बात लेके आएगा तो हमें पता है कि वो कहाँ दिया हुआ है? 32 के अंदर दिया हुआ है। तो 32 के अंदर जो नियम है उसका जो अध्याय डाला है वो अध्याय के रूप में इसको डाल दे ऑर्डर को। बात समझ में आई? जैसे हम कहते हैं ना कि चैप्टर 12 सीआरपीसी का अपने एफआईआर से रिलेटेड डील करता है, तो उसके अंदर के जो सेक्शन है वो अलग है, लेकिन चैप्टर 12 मतलब एफआईआर, चैप्टर 15 कंप्लेंट परिवाद। तो सिर्फ रूल्स क्या है? रूल सिर्फ उसको एक चैप्टराइजेशन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है? ये जो जितने भी नियम है 34, 35, 36, 37, ये सारे नियम आपको अंदर से आने चाहिए। इनका जो मेन हेडिंग है आप ये समझ लो कि सिर्फ चैप्टराइजेशन अलग से कर दिया, इनका जो अध्याय डाला है वो अलग से डाल दिया, बाकी रूल्स अलग है। बात समझ में आई? सीपीसी को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना होगा, हमें सीपीसी भागते भागते नहीं पढ़ना है, बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमको सीपीसी पे डील करना है। आगे चलें, चलिए आगे आगे लिखिए। आगे लिखिए सिविल प्रक्रिया संहिता का सिविल प्रक्रिया संहिता का सिविल प्रक्रिया संहिता का अंतिम उद्देश्य दो और दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विवादित हित को संतुलित करना है। दो और दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विवादित हित को संतुलित करना है। दो और दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विवादित हित को संतुलित करना है। The ultimate purpose of CPC is to draw a balance between the conflicting interest of two or more individual
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये विवादित हित, यह विवादित हित, यह विवादित हित उनके विधिक अधिकारों से संबंधित होता है। यह विवादित हित उनके विधिक अधिकारों से संबंधित होता है। ये विवादित हित, यह विवादित हित उनके विधिक अधिकारों से संबंधित होता है, उनके विधिक अधिकारों से संबंधित होता है। अर्थात सिविल प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात सिविल प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात सिविल प्रक्रिया के द्वारा हम विवादित हित के मध्य सामंजस्य, अर्थात सिविल प्रक्रिया के द्वारा हम विवादित हित के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। देखिए, this conflict of interest is related to their legal rights. This conflict of interest is related to their legal rights, is related to their legal rights, and through the civil procedure code, and through the civil procedure code, and through the through the civil procedure code, and through the civil procedure code, we harmonized the conflict of interest between parties. Harmonized the conflict of interest between parties. We harmonized conflict of interest between parties. We harmonized conflict of interest between parties. ठीक है, देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए देयर इज ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा है सर, ठीक है। इसके ऊपर दो पार्टीज क्लेम कर रही है, ए और बी दोनों क्लेम कर रहे हैं। ए जिस बात पे क्लेम कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, ठीक है। और गिफ्ट किसने दिया है? बी के फादर हैं सी, इन्होंने। और बी ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे इंटेस्टेड सक्सेशन में मिली है। इंटेस्टेड सक्सेशन क्या होता है सर? जो फादर से बेटे को मिलती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी। इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक विधिक अधिकार की जंग है। लीगल राइट्स का पूरा मैटर क्या है कि किसका लीगल राइट है इस प्रॉपर्टी पे। तो सीपीसी क्या करता है, ये रिजोल्व करता है कि किसका लीगल राइट है इस प्रॉपर्टी पे। सीपीसी में बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे आप अपने एक विधिक अधिकार को प्रक्रिया विधि के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली बात क्या होती है कि आपके जो विधिक अधिकार है, आपके जो लीगल जितने भी फंडामेंटल लीगल राइट्स हैं, उनका रिजोल्व कैसे होगा हम सीपीसी में जानते हैं। सीपीसी बहुत टफ नहीं है, पहली बात हमेशा दिमाग में रखना। सीपीसी बहुत आसान सब्जेक्ट है और इससे आसान सब्जेक्ट पूरे उसमें नहीं है आरजेएस में। सीपीसी को टफ बनाने पे आ जाए तो इससे टफ भी कोई नहीं है। फिर जैसे इस साल टफ बना दिया थोड़ा सा तो बच्चे घूम गए दिमाग। लेकिन जो बच्चे थोड़ा इन डेप्थ सीपीसी पढ़ के गए थे, जिन्होंने सही में सीपीसी की तैयारी करी, उनके सीपीसी में गलत नहीं हुए होंगे। मान लीजिए अगर सवाल ज्यादा आ रहे हैं सीपीसी के तो 15 के 15 सवाल तो सही किसी के सही नहीं हुए होंगे। लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनके 11, 12, 13 तक स्कोर बैठ गया होगा सीपीसी का। तो सीपीसी क्या करता है सर, आपके जितने भी विधिक अधिकार है, लीगल राइट्स है, उनको सृजन करता है। नेक्स्ट वाला जो आरजेएस होगा अपना, अगला आरजेएस, उसमें माइनर और आईपीसी आएगा। जो ये न्याय संहिता बनाई ना इन लोगों ने, आईपीसी और माइनर आएगा। मैं भी बोल देता हूँ, मैं तुम्हें हर टाइम बोलता था कि सीपीसी सीआरपीसी ज्यादा आएगा, इसको पढ़ना। ओल्ड टाइम में यही बोलता था कि सीपीसी बहुत पूछा जाएगा इस साल, बहुत पूछेगा इसको, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था। लास्ट ईयर आईपीसी ज्यादा पूछा गया था, उसके पहले सीआरपीसी ज्यादा पूछा गया था। हमेशा क्या ट्रेंड होता है भाई, 4 ही तो सब्जेक्ट है। तुम खुद बता दोगे, अरे 4 ही हैं मेन तो, जिससे पूरा मेजर पोर्शन आता है, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस। पूरा ये मेन पोर्शन जो आ रहा है वो 4 लो से आ रहा है। आप भी इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि नेक्स्ट ईयर क्या पूछा जाएगा।
तो एग्जाम के पहले हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए उन सब्जेक्ट्स पे जो कि हम, क्योंकि एनालाइज जो पेपर का होता है उससे समझ में आता है कि यार नहीं नहीं ये सब्जेक्ट ज्यादा आएगा। सीपीसी टफ नहीं है, अब सीपीसी नहीं आएगा इतना टफ, लेकिन मेंस के लिए तो है। सिविल का पूरा पेपर, एक पूरा सिविल लॉ का एक एग्जाम है, तो सिविल का लोगों ने ये तो पूछेंगे। एक सिविल प्रोसीजर को समझने के लिए एक और बात का ध्यान रखिए, माइंड को जितना ओपन रखेंगे उतना ही आप ज्यादा सोच पाएंगे। मैं कहता हूँ ना कि ज्यादा मत सोचा करो पढ़ाते वक्त, लेकिन यहाँ सोचो सिविल में, तुम जितना सोचोगे उतना ही तुम उतना डीप में जाते जाओगे सिविल को। जब हम पढ़ेंगे, हम जितना डीप में जाएंगे सिविल के, हम उतना ही ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए, सीपीसी का एक सोसाइटल पर्पस भी है, एक सामाजिक महत्व भी है। सीपीसी का एक सामाजिक महत्व भी है। सामाजिक महत्व क्या है कि सर अगर सीपीसी ना हो तो लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं हो। लिटिगेशन मतलब जो वकालत चल रही है उसकी पूरी सिविल के केस की, वो कभी खत्म ही नहीं हो। तो सीपीसी में कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो कि आपको बताते हैं कि अगर एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो आप दोबारा केस नहीं फाइल कर सकते। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। सीपीसी का एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव भी है सीपीसी का। जैसे मान लीजिए एक केस फाइल हुआ जयपुर में, पार्टीज थी ए वर्सेस बी, पूरा दिमाग खुला रख के पढ़ना, ठीक है। इनका एक विभाजन का वाद था, किसका सूट था? पार्टीशन का, विभाजन का एक वाद है, सूट फॉर पार्टीशन है। प्रॉपर्टी सर डिस्प्यूटेड थी। प्रॉपर्टी कुछ जयपुर के जुरिडिक्शन में फॉल करती थी और कुछ दौसा के जुरिडिक्शन में फॉल करती थी। कहाँ फॉल करती थी? दौसा। हो सकता है ना कि प्रॉपर्टी दोनों जगह फॉल करे। जयपुर की कोर्ट ने ट्रायल कर लिया इसका और इस पे दे दिया एक जजमेंट, निर्णय सुना दिया। जजमेंट पे आगे डिक्री, और जो पार्टी यहां से हारी, मान लीजिए यहाँ पे ए जीत गया अपना, ए के फेवर में फैसला डिक्री हो गया, तो बी चला गया यहाँ पे केस फाइल करने, ये दौसा में चला गया। सर ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा हक, ये प्रॉपर्टी किसकी है तो कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली प्रॉपर्टी है किसकी। आपको समझना पड़ेगा कि सीपीसी सिर्फ रूल्स ऑर्डर सेक्शन तक ही सीमित नहीं है। सीपीसी का प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। सीपीसी का महत्व वहां पे भी है कि एक तो देखो सामाजिक महत्व क्या है सीपीसी का, कि जितनी भी लिटिगेशन चल रही है उसको खत्म करता है सीपीसी। अननेसेसरी वो क्या कहते हैं हम लोग उसको, कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकता है, जो वादों की बहुलता है उसको रोकता है। एक सूट यहाँ फाइल हो गया, एक सूट यहाँ फाइल हो गया, ऐसे तो फिर वाद बढ़ते रहेंगे। आप सोचो कि सोसाइटी में हर आदमी एक प्रॉपर्टी के ऊपर केस लगा के बैठा है, फिर तो सर परदादा ने केस लगाया था वो अभी तक चल रहा है। चलते हैं केसेस सीपीसी में केसेस लंबे क्यों चलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिविल में केसेस लंबे इसलिए चलते हैं क्योंकि छोटी छोटी प्रोसीजर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए मैं एक डॉक्यूमेंट लेके गया, कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। मैंने बोला कि ये हमारे परदादा ने एक वसीयत लिखी थी, कहीं से ढूंढ के लाया हूं मैं, लो इसको देखो आप। कोर्ट ने बोला रे ये तो यार 5-10 साल पुरानी लग रही है, 30-35 साल पुराने, तो राइटिंग भी अलग होती थी उस टाइम, तो टाइपिस्ट भी अलग था। जज थे, तुमने डिसाइड कर लिया, तुमने ऑर्डर दे दिया कि ये, इससे देखने से पता लग रहा है कि 30-35 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है। 30-35 साल पुराना दस्तावेज, उसकी टाइपिंग भी अलग होती थी। अगर आपने देखा हो तो तुम अपने पापा उनकी जो भी डिग्रियां देखना, उसमें टाइपिंग अलग रहेगी। वो जो टाइपराइटर आता था वो एक अलग फॉन्ट में टाइप करता था। ये तो यार ज्यादा पुराना नहीं है, 5-10 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। तुमने उसको बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया, प्राइमा फेसी तुमको सही नहीं लगा, तुमने उसका एक ऑर्डर निकाल दिया। अब प्रोसीजर जो चल रहा है वो प्रोसीजर ये है कि वो आदमी चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन चले, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला जाए या हाई कोर्ट चला जाए, अगेंस्ट आपके अपील फ्रॉम ऑर्डर कर दे, वो कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए उसने रिवीजन डाल दिया, वो कुछ भी प्रोसीजर अपनाए, जनरली बात ये होती है कि उसके पास अपील करने का तो राइट है ही ना। देखिए क्रिमिनल केसेस में अपील का राइट नहीं होता है। मतलब अगर आप न्यायिक मामलों में जाओगे तो अपील का अधिकार नहीं है आपको। जैसे सीआरपीसी में हमने पढ़ा था, याद है सीआरपीसी के 373-74 में लिखा हुआ है कि अगर कोई अधिकार दिया हुआ है तो ही अपील होगी, अदरवाइज अपील नहीं होगी। पर सिविल में राइट होता है अपील करना। आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, हैंड टू हैंड आप ऊपर पहुंच गए। इसमें बहुत सारे जजमेंट्स आए जिसमें बताया गया है कि आप टेंटेटिव मार्क कर लो उसको। अब टेंटेटिव एग्जिबिट क्या होता है? देखिए जो भी दस्तावेज दे रहे हैं, मान लीजिए एक पर्सन आया था, उसने ये डॉक्यूमेंट दिया है कोर्ट में आपको, आपने उसको मार्क कर लिया कि इस डॉक्यूमेंट को मैं मार्क कर लेता हूं। अब इसको एक्सेप्ट किया नहीं किया
अभी नहीं आपको नहीं बता रहा, जब फाइनल डिक्री दी सिर्फ उस टाइम बताओ कि हमने उसको रिजेक्ट किया। एक केस है, देयर इज ए केस, केस का नाम मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो जनरली कोर्ट को ये बोला जा रहा है कि आप हैंड टू हैंड मत बताओ पार्टी को कि आपके डॉक्यूमेंट को हमने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। अगर आप बताओगे तो पार्टी विल गो इन अपील, उससे क्या होगा ना, आपका केस हो जाएगा डिले। समझ में बात। एक ओवरबर्डन भी है अपना जुडिशरी, क्योंकि सिविल केसेस में एक तारीख 6-5 महीने में 2-3 तारीख से ऊपर नहीं पड़ती। एक तारीख पे किसी वकील ने एडजमेंट ले लिया, क्योंकि किसी के राइट टू लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट भी आराम से काम करता है। देखिए, जहाँ पे आपका जीवन जीने का जो अधिकार दिया हुआ है, आपको जो मूल अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, अगर वो प्रभावित होता है, अगर वो प्रभावित हो रहा है, राइट टू लाइफ अगर आपका इफेक्ट हो रहा है, तो कोर्ट थोड़ा सा उस पर जल्दी काम करती है। लेकिन सिविल केसेस में किसका राइट टू लाइफ इफेक्ट हो रहा है, तो सिविल केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसीडिंग स्लो जाती है। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल केस चलता है। बात समझ में आई कि क्यों स्लो जाते हैं। अगर हार गए तो अपील में चले गए, अपील में गए तो अपील में 10 साल और खिंच गए, 15 साल और खिंच गए, तो 50-50 साल भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने केस जीत लिया, आप जिसके खिलाफ केस जीते वो पार्टी चले गई अपील में, अपील में जाके वो कैसे भी करके स्टे ले आई, तो आपको उस घर में, तो मेरे से मान लीजिए घर का विवाद चल रहा था कि इस घर का मालिक कौन है असली में, ठीक है, इस घर का पूरा क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है कि भाई इस घर का ओनर कौन है। अब जनरली बात क्या है, इस घर का ओनर कौन है ये तो आपको पता ही, भाई आप मान लीजिए केस जीत गए, लेकिन अपील में क्या कर दिया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जैसे स्टे लगा तो इस घर में आप नहीं आ सकते, ताला लगेगा इस घर को। क्या हुआ इस घर का, आप इस बात को समझिए कि जो सिविल प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लेंथी होती है लेकिन इजी होती है। जनरली बात ये होती है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम पढ़ें और हमें आए नहीं, बहुत आसान है। सीपीसी की थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स होती है, उसको थोड़ा समझना मुश्किल है। आप देखना सिविल के ज्यादा एडवोकेट नहीं होते हैं। अब अपने घर में किसी ने वकालत करी है तो सिविल के धुरंधर 4-5 एडवोकेट होंगे जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बाकी सब ये है कि जो आ जाए कर लेंगे, कि क्रिमिनल है क्रिमिनल कर लेंगे, बेल है बेल कर लेंगे, कब्जा छुड़वाना है लाओ दे दो, रेंट कंट्रोल का लाओ ये भी दे दो। जनरली एडवोकेट ऐसा करते हैं, लेकिन जो सिविल का एडवोकेट होता है वो एक 4-5 एडवोकेट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादा एडवोकेट नहीं होते हैं। छोटा डिस्ट्रिक्ट में 4-5 और बड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो 10-15 एडवोकेट है, बस वही है सिविल का जिनका नाम चल रहा है। लेकिन अगर क्रिमिनल में जाओगे तो क्रिमिनल में तो बहुत एडवोकेट हैं। तो सिविल के अगर आपको सिविल की वकालत करनी है फ्यूचर में, सिविल की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो सिविल में कोई नहीं है। सिविल पे प्रोसीजर समझो, उसकी क्या उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे काम किया जाता है, सिविल किस तरह से ऑपरेट होती है, इसको एक बार समझ जाओ और सिविल से आसान कुछ भी नहीं है। तो सीपीसी हम पढ़ रहे हैं, सीपीसी का बिल्कुल फंडामेंटल हमने स्टार्ट किया है। आगे लिखिए। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता का व्यापक सामाजिक उद्देश्य भी है। सीपीसी हैज लार्जर सोसाइटल पर्पज ऑल्सो। सिविल प्रक्रिया संहिता का व्यापक सामाजिक उद्देश्य भी है। सिविल प्रक्रिया संहिता का व्यापक सामाजिक उद्देश्य भी है और इसका उद्देश्य समाज में विधिक संबंध स्थापित करना है। और इसका उद्देश्य समाज में विधिक संबंध स्थापित करना है। और इसका उद्देश्य समाज में विधिक संबंध स्थापित करना है। समाज में विधिक संबंध स्थापित करना है। and it aims to certainty of legal relations 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 in the society and also to prevent multiplicity of proceedings and also to prevent multiplicity of proceedings and also to prevent multiplicity of proceedings
multiplicity of proceedings and conflicting judgments and conflicting judgments and conflicting judgments. इसका उद्देश्य समाज में विधिक संबंध स्थापित करना है, यहां तक हो गया, विधिक संबंध स्थापित करना है, और कार्रवाई की बहुलता और कार्रवाइयों की बहुलता और कार्रवाइयों की बहुलता कार्रवाइयों की बहुलता और परस्पर विरोधी कार्रवाइयों की बहुलता और परस्पर विरोधी निर्णयों को अवरोधित करना है, और परस्पर विरोधी निर्णयों को अवरोधित करना है, निर्णयों को अवरोधित करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिए इसका कि कैसे रोकते हैं। सेक्शन 11 पूर्व न्याय का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। ठीक है, सेक्शन 11 ऑर्डर टू रूल 2, ऑर्डर टू रूल 2, अब क्या होता है ये, इन दोनों का उद्देश्य है कार्रवाइयों की बहुलता को रोकना, मतलब जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोकना। ऑर्डर सेक्शन 11 तो हमें समझ में आता है कि क्या है, क्योंकि एक बार जो केस डिसाइड हो गया उसी केस को दोबारा आप नहीं सुन सकते। अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने जयपुर और दौसा वाला, वही एग्जांपल। ऑर्डर टू रूल 2, जिसको नहीं पता वो बताइए मुझे एक बार ये क्या होता है, बताइए किसको नहीं पता ऑर्डर टू रूल 2 क्या होता है। सर ऑर्डर टू रूल 2 का मतलब होता है कि आपका एक बार जो सूट फाइल कर रहे हो उसके अंदर आप अपना जितना भी दावा है आप अपने वाद के अंदर संपूर्ण दावे को लेके आइए। मतलब आप जो सूट फाइल कर रहे हो उसके अंदर पूरा अपना क्लेम लेके आइए, कोई भी क्लेम को छोड़िए मत। याद करो इस बार का क्वेश्चन एसआरए का सेक्शन 21, अगर कॉम्पनसेशन नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा। ऑर्डर टू रूल 2 वही सिद्धांत बात कर रहा है। अरे आपने अपने वाद पत्र में आपकी ये थी रिलीफ, आपने फॉलोइंग रिलीफ मांगी है 1 2 3 4। आपने जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संविदा का भंग हो गया है, पार्टी से ए और बी, ए ने सूट फाइल कर दिया बी के ऊपर कि भाई संविदा का भंग हो गया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। 4 चीजें मांग ली इसने पहली चीज तो ये मांगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को इसको बोलो पार्टी को कि परफॉर्म करे। दूसरी बात इसने मांग ली कि सर जितने भी मैंने इसको एडवांस दिया है वो एडवांस वापस कर दे। तीसरी बात मांग ली कि जो भी सामान इसका मेरे पास है गुड्स वो भी दे दे। ठीक है, और हमारे बीच में जितना भी लेन देन हुआ है वो भी सब कैंसिल कर दिया जाए। 4 चीजें मांग ली, लेकिन क्या इसने प्रतिकर मांगा, कॉम्पनसेशन मांगा? तो नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा। एक है ना आलू जी वाला वीडियो देखा होगा आपने, तो देखा है लालू प्रसाद यादव का, तो ममता दीदी बोलती हैं कि अरे रेलवे मांगा था, रेल मांगा था, तो लालू जी से कहते हैं नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा। तो वही बात है, अगर आप नहीं मांग रहे हो कोई चीज कोर्ट से स्पेसिफिकली, यू विल नॉट गेट इट। इसको ये बोलते हैं ऑर्डर टू रूल 2 का प्रिंसिपल। देखिए एक बार बैरेक्ट में ऑर्डर टू रूल 2, जब ऑर्डर टू रूल 2 को पढ़ेंगे तो उसके सारे क्लोजेस में एक एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। वी विल डिस्कस इन डिटेल। सर लेक्चर की ड्यूरेशन 100 से 120 लेक्चर है, ठीक है ना, मतलब 120 लेक्चर के पहले सीपीसी खत्म नहीं होगा। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल, बहुत डिटेल में सीपीसी पढ़ने वाले हैं। सिविल नहीं आता तो जज नहीं बन पाएंगे, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको। सिविल कितना नंबर का पूछता है, क्या पूछता है नहीं पता, सिविल आपको डराएगा। चलो प्री में आप बच जाओगे, सिविल नहीं आता है, मेंस में भी आप बच जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में वो सिविल पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों को क्या नहीं आता। बच्चों से पूछते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बच्चे बोलते सर एविडेंस। इंटरव्यू में जाते हो ना आप, बच्चों से यही सवाल पूछते हैं, बच्चा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बच्चा बोलता है सर एविडेंस। तो फिर वो ऐसे पूछ लेते हैं कि ये तो पोस्ट है, इसका नाम क्या है, सिविल जज। तो सिविल में बताओ, सिविल में कौन सा सब्जेक्ट आता है? बच्चे का वही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है अगर उसको सीपीसी नहीं आता तो। मैं अपने इंटरव्यू में गया था, मुझसे पूछा था फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आई सेड सीपीसी,
लिमिटेशन, SRA, TPA, सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। क्या पूछेंगे इसमें से? कौन बोलता है? बच्चे, एक मेरे पहले एक गया था स्टूडेंट, उसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन फेवरेट है, उसको जो उधाड़ी है फिर हाईकोर्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूशन में, तुमको पता है क्या करेंगे फिर तुम्हारा? एक ही सवाल होता है, 226-27 में क्या डिफरेंस है? एक ही सवाल होता है उनका, एक ही सवाल होता है कि शर्शरी प्रोहिबिशन में क्या क्या डिफरेंस है। एक ही सवाल होता है सर्विस मैटर में जो आर्टिकल दिया हुआ है वो कहाँ पे कौन से आर्टिकल अप्लाई होता है, 311। अब लोगों को नहीं पता होता। आप कॉन्स्टिट्यूशन मत बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन तो सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो सब ऐसे कहते हैं ना, जैसे एक बम बनाया था यूएसए ने एक बम, एक बेसिकली क्या होता है, भारत ने भी एक बम बनाया है अभी 2-3 दिन पहले ही। जनरली क्या होता है कि आप एटमी हथियारों का यूज नहीं कर सकते, जितने भी एटम बम है, परमाणु बम है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो सारे के सारे देश अभी एक होड़ में लगे हुए हैं। होड़ क्या है कि हम ऐसा बम बनाएं जो कि न्यूक्लियर ना हो, क्योंकि न्यूक्लियर बम अगर आपने किसी पे ड्रॉप कर दिया तो फिर आपको सालों तक कोसेंगे लोग, जैसे अमेरिका को आज भी कोसते हैं। अमेरिका ने गिल्ट में जापान को बोल दिया भाई तेरी सुरक्षा हम करेंगे, तेरे को आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है। जापान पे वॉर, हम पे वॉर है। अमेरिका को इतना गिल्ट हुआ, मतलब वही बात है, किसी ने, आपने किसी को बहुत 4-5 थप्पड़ मार दिए, उस बेचारे के अंदर इतना, आपको इतना बुरा लगा कि आज के बाद तेरे को हाथ नहीं लगाएगा, बस। बात समझ में आई? तो एटमी कोई बनाना नहीं चाहता, तो अमेरिका ने बनाया मदर ऑफ ऑल बम। क्या बनाया? इसके जवाब में रशिया ने बनाया फादर ऑफ, अभी इंडिया ने भी कुछ बनाया है 2-3 दिन पहले, मैं न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैं देख रहा था कि यार ये लोग कैसे एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं, मदर ऑफ ऑल बम, फादर ऑफ ऑल बम। देखिए, इंडिया ने तो बहुत बेसिक सा कुछ नाम रखा है जिसको मेरे को याद भी नहीं रहा। इंडिया वाले बेचारे कहाँ ही मदर फादर के चक्कर में पड़ेंगे। इंडिया वाले चिल रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अपने, तो यह कि देखो बात ये है कि जनरली हम कितनी भी चीजों को पढ़ ले, लेकिन जो एक कोर फंडामेंटल है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। देखो, सवाल जब भी आता है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं मेंस की भी बात कर रहा हूँ, जब भी आप सवाल पढ़ें तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि कोर फंडामेंटल क्या है उस सवाल का। बच्चे एमसीक्यू सोल्व करते हैं सारे, ठीक है ना, एमसीक्यू सोल्व करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार 2 ऑप्शन है, दोनों गलत है, तो उसको देखो जो ज्यादा गलत है। ज्यादा गलत क्या है? प्रीलिम्स क्या है? एलिमिनेशन राउंड है, एलिमिनेट करना है, 4 ऑप्शन में से एक को चूज करना है। प्रीलिम्स का एक अपना पर्पज है, मेंस का एक अपना पर्पज है। प्रीलिम्स एग्जाम का पर्पज क्या होता है किसी भी एग्जाम का, जैसे अभी एपीयू का प्रीलिम्स आने वाला है, उसका क्या पर्पज है? उसका पर्पज ये कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना जो बच्चे ये चूज कर पाए कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब 4 में से एक ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे हो तो फिर किसे बनोगे जज? एलिमिनेशन राउंड है तो सिर्फ आपसे कोई बहुत एक्सपर्टीज तो मांगी नहीं है, सिलेबस प्री डिटरमाइन किया हुआ है। ठीक है सर, अपन आगे चलते हैं और लिखिए। सीपीसी ऑल्सो प्रमोट्स CPC also promotes out of court settlements. Out of court settlement. CPC also promotes out of court settlement. CPC also promotes out of court settlement. सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता पक्षकारों को न्यायालय के बाहर सुलह करने की भी शक्ति प्रदान करती है। न्यायालय के बाहर सुलह करने की भी शक्ति प्रदान करती है। न्यायालय के बाहर सुलह करने की शक्ति भी प्रदान करती है। न्यायालय के बाहर सुलह करने की भी शक्ति प्रदान करती है। ब्रैकेट में लिखेंगे कौन कौन से सेक्शन है इसके। सेक्शन 89 ऑर्डर 10 रूल 1A 1B 1C, यही है धारा 89।
ऑर्डर ऑर्डर 10 रूल 1A 1B 1C। देखिए ऑर्डर 10 ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2-3 सवाल आ गए ऑर्डर 10 से इस बार वाले एग्जाम में। मैं आपको पहले भी कहता हूँ 60 to 70% जो पूछा जाएगा सीपीसी, वो सीपीसी आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 20 ऑर्डर तक। 60-70% सीपीसी वहां से आता है। 10% ऑर्डर 21 से पूछ लेते हैं और रेस्ट 20 से 30% पीछे वाले ऑर्डर से आता है। लेकिन जब भी हम इन प्रोविजंस को बार बार पढ़ते हैं तो एक बार में सर ये याद नहीं होने वाले। मैं क्यों कहता हूँ हमेशा कि रिवीजन करो, मेंटल रिवीजन करो, चीजों को सोचो। पढ़ाई कर रहे हो, उठे, दूध लेने गए, सब्जी लेने गए, दिमाग में वही चलते रहना चाहिए जो पढ़ा है। और रोज का रोज ऐसे ही पढ़ो। रोज का डेली हम पढ़ेंगे तो ही हम सक्सेसफुल होंगे। आगे लिखिए, आगे लिखिए। सिविल प्रक्रिया संविधा में प्रावधान है, सिविल प्रक्रिया संविधा में, सिविल प्रक्रिया संविधा में, सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसे भी प्रावधान है, सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसे भी प्रावधान है जो ये बताते हैं, जो यह बताते हैं, जो ये बताते हैं कि सिविल मामलों को, कि सिविल मामलों को, कि सिविल मामलों को शीघ्रता से संचालित किया जाना चाहिए, कि सिविल मामलों को शीघ्रता से संचालित किया जाना चाहिए, शीघ्रता से संचालित किया जाना चाहिए और अनावश्यक देरी से बचा जाना चाहिए, और अनावश्यक देरी से बचा जाना चाहिए, और अनावश्यक देरी से बचा जाना चाहिए, और अनावश्यक देरी से बचा जाना चाहिए। क्या है ये पॉइंट, इसको समझिए एक बार, इसको समझिए, लिखिए एक बार, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिख लीजिए। There are certain provisions in CPC, there are certain provisions in CPC, there are certain provisions in CPC which talks about, which talks about, which talks about, which talks about, which talks about talks about speedy procedure, speedy procedure in civil matters, 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 and unnecessary delays, and unnecessary delays, and unnecessary delays should be avoided, should be avoided, should be avoided, and unnecessary delays should be avoided। देखिए 2015 आरजेएस सवाल आया, 15 नहीं 16 आरजेएस, 2016 का आरजेएस सवाल आया सीपीसी का कि 2002 में क्या किया इन लोगों ने। जनरली बात क्या थी कि बहुत स्लो सीपीसी हो रहा था, बहुत डिले हो रहा था, तो इन्होंने 2 अमेंडमेंट लेके आए ये लोग। एक तो 1999 का अमेंडमेंट लेके आए और एक 2002 का अमेंडमेंट लेके आए सीपीसी में, इसको तेज बनाने के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए। और अमेंडमेंट आते ही क्या हो गया सर, इनको चैलेंज कर दिया गया। अमेंडमेंट ये लेके आए कि कोर्ट कोस्ट इंपोज कर सकती थी। क्या कर सकती थी? कोस्ट। बी से क्या है, क्या है बी से? ऑर्डर 20A क्या है? कोस्ट। ये सब अमेंडमेंट कब आए? देखो कब आया ऑर्डर 20A। ऑर्डर 20A कब आया, कब जोड़ा गया ऑर्डर 20A को? देखिए एक बार, इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाऊंगा, इसके पूरी पीछे का क्या बैकग्राउंड है वो हमें समझना जरूरी है। जी कब जोड़ा गया ऑर्डर 20A को? हाँ कानून प्रकाशन में 20A को 1976 में जोड़ा गया। ठीक है 1976 हमें 3 अमेंडमेंट पता लग चुके हैं, 76, 99, 2002। ये 3 अमेंडमेंट सीपीसी में हुए हैं। सीपीसी में कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 3। अभी रिसेंटली भी हुआ था कमर्शियल कोर्ट वाला, लेकिन कमर्शियल कोर्ट एक्ट हमारे आता नहीं है तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है
जी जी सुनिए सर, कहानी सुनिए सर। ये अमेंडमेंट जो हुए लगातार, ये कोर्ट को एक चीज प्रमोट करने के लिए कह रहे थे। कोर्ट ये कह रहे थे, ये कोर्ट को बोल रहे थे कि आप जितनी भी डिले हो रही है, जितनी भी कॉम्प्लिसिटी है, जितना भी आपकी वादों की बहुलता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स बोले या मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट बोले, जितनी भी वादों की बहुलता है उसको कम किया जाना चाहिए। जो समय है उसको कम करें। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिविल केसेस में आप डिले कैसे कम करेंगे, और सीधा नहीं पूछते सवाल। इस सवाल को पूछते हैं कि सिविल की प्रैक्टिस करिए, हाँ करिए, इतना स्लो क्यों होता है सिविल कोर्ट, पूछ लिया आपसे। आपसे पूछ लिया कि सिविल में इतना स्लो प्रोसेस क्यों होता है, तो आपको एक जजमेंट पता होने चाहिए जिसमें बताया हुआ है कि सिविल की प्रोसीडिंग स्लो क्यों है, जिसमें कोर्ट ने कैटेगरिकली बोला है कि सिविल की क्यों प्रोसीडिंग स्लो है। और प्रोसीडिंग स्लो है तो उसको उसको वापस रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं केस का नाम भी लिखवाऊंगा, लेकिन फर्दर पॉइंट ये समझिए कि सर इसके अंदर क्या हुआ। 2002 का अमेंडमेंट चैलेंज किया। केस का नाम था सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन। सलेम एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, सलेम। सलेम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अब्दुल कलाम कहाँ पैदा हुए थे? सलेम में। फिर रामेश्वरम में उनका बचपन भी था। तो सलेम एक जगह है। आप जैसे मान लीजिए जितनी भी डिले होती है, जितनी भी देरी हो रही है सिविल प्रोसीडिंग्स में, उसको कम कैसे किया जाए। तो किसी के ऊपर पोस्ट इम्पोज कर दी उस कोर्ट में। जब पोस्ट इम्पोज करी गई तो यहाँ की जो बार एसोसिएशन थी उसने इस पूरे अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। तो केस का नाम पड़ा सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अभी मैं इसका पूरा साइटेशन भी लिखूंगा और पूरा लिखूंगा। 3 जजेस बेंच ने जजमेंट दिया और उसमें बहुत सारी बातों को, अब सलेम एडवोकेट बार को हम डिस्कस करेंगे लगातार। देखिए जब भी मैं ऑर्डर 20A पढ़ाऊंगा पोस्ट, वहां पे भी कोर्ट ने बोला है। जब भी मैं ऑर्डर टू रूल टू पढ़ाऊंगा वहां पे भी कोर्ट ने ऑर्डर टू रूल टू के लिए क्या बोला है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। एक बार मैं आपको सलेम एडवोकेट बार का केस दिखाता हूँ। ठीक है, 2 अगस्त 2005 का जजमेंट है। जजमेंट जो दिया गया वो था तरुण चटर्जी के द्वारा। जजमेंट जो दिया दिया वो किसने दिया? तरुण चटर्जी। 3 जजेस थे, वाई के सबरवाल, डीएम धर्माधिकारी, तरुण चटर्जी। कितने जजेस होते हैं बेंच में, यहाँ से पता लगता है। आप केसेस पढ़ेंगे तो केस नंबर क्या है, केस का नाम क्या है, रेस्पोंडेंट कौन है, डेट ऑफ जजमेंट क्या है। अभी सवाल आया था ना अन्ना मैथ्यूज वाला, तो उसमें एक स्टूडेंट आए थे मेरे पास में, वो ये कह रहे थे कि सर देखिए यूनियन ऑफ इंडिया भी एक पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जैसे 4 पार्टीज है, उसमें सर एक पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया भी है, तो इनको यूनियन ऑफ इंडिया भी सही मानना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने केस किया मेरे ऊपर, उसमें निशांत निशांत मेन पार्टी है, लोकेश, अमित, मृदुल, ये 4 पार्टीज है। लेकिन सबसे मेन पार्टी कौन, मेन पार्टी कौन है? निशांत। अब कल कोई बोलते नहीं नहीं सर उस केस में तो मृदुल भी पार्टी था, इसको भी आंसर माना जाना चाहिए। नहीं माना जाता, क्योंकि सर मेन जो यहाँ पे होगा वो यहाँ आता है। सबसे ऊपर जिसका केस टाइटल में नाम है वही मेन पार्टी माना जाता है। समझ में ही बात। यहाँ पे लिखो ना एंड अदर्स, वो बहुत सारे होते हैं, उनको नहीं, उन सबको नहीं कंसिडर किया जाता। जुडिशरी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसको भी बच्चों ने चैलेंज किया है। अन्ना मैथ्यूज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जजमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेंडमेंट्स के ऊपर कोर्ट ने डिस्कस किया है और कोर्ट ने बहुत सारी बातें बोली। मैं आपको कुछ इसके रिलेवेंट पहला बता देता हूँ।
देखिए सेक्शन 80 में, सेक्शन 80 सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, जब भी आप सरकार के विरुद्ध वाद स्थापित करते हो तो उसके लिए 2 महीने का क्या चाहिए सर? नोटिस। 2 महीने का क्या चाहिए? नोटिस सही होता है। ये भी सवाल आया इस बार। सुप्रीम कोर्ट इसे कह रहा है कि जहां पे भी 2 महीने का नोटिस रिक्वायर्ड है, तो आप अर्जेंसी में, अगर लगता है कि अर्जेंसी है, तो कोर्ट ये प्रायर नोटिस वाले रूल को नहीं माने। लिखा हुआ है ना, इन विच केस द कोर्ट मे नॉट इंसिस्ट ऑन द रिजिड रूल ऑफ द प्रायर नोटिस। रिजिड मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताइए कि यार गवर्नमेंट के सूट फाइल कर रहे हो, अगर कहीं पे अर्जेंसी है तो 2 महीने के नोटिस को कोर्ट मत माने। कोर्ट चाहे अर्जेंसी के केस में तो कोर्ट डायरेक्ट भी दे सकता है। सलेम एडवोकेट बार बोल रहे हैं। आगे देखिए, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताया। इसमें देखिए ये रिजल्ट, ये जो जजमेंट है ना सर, इसको प्लीज रीड कीजिएगा। देखिए रिवीजन के लिए भी बताया हुआ है। प्लीज इस जजमेंट को एक बार रीड कर लेना। ये जजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस है, जिन बच्चों का मेंस है, वो एक तो एफकॉन वाला जजमेंट पढ़ना है उन्हें। मैं अलग से लिख के दे दूंगा उन्हें। और एक देखिए इसमें भी दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज कंसिडर द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स ऑफ सेक्शन 89। मतलब आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो इस 89 को समझा रखा है। ठीक है, पूरा 89 के ऊपर ही दिया हुआ है। जो लोग एडीआर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी मध्यस्थता ये सब जो एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे, जैसे लास्ट ईयर पूछा एडीआर को, तो इसका चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप इस जजमेंट को आप रेफर कर सकते हो। दीज आर द वंडरफुल जजमेंट्स। और ये जजमेंट जो हैं ये ओवरऑल एक ही बात करते हैं कि कैसे डिले को कर्ब आउट करें। जो डिले हो रहा है सीपीसी में, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी ये बात करते हैं। इसमें केस का नाम लिखेंगे, केस एक बार क्लास के बाद फोन करता हूँ। लिखिए, केस का नाम मत लिखिए, इसमें एक बार लिखिए 2002। लिखिए 2002। 2002 संशोधन के मुख्य उद्देश्य थे। 2002, नहीं नहीं ऐसे लिखो, बस लाइन में लिखो, 2002 के संशोधन के मुख्य उद्देश्य थे। पहला लिखिए शीघ्र प्रक्रिया, पहला लिखिए शीघ्र प्रक्रिया। दूसरा लिखिए न्यायालय के बाहर निपटारा। पहला लिखिए शीघ्र प्रक्रिया, दूसरा लिखिए न्यायालय के बाहर निपटारा। न्यायालय के बाहर निपटारा लिखिए। देर आर there are following purpose of 2002 amendment. There are following purpose of 2002 amendment. There are following purpose of 2002 amendment. Speedy procedure, and out of court settlement, and out of court settlement, and out of court settlement. लिखिए। लिखिए सिविल प्रक्रिया संहिता में, पैराग्राफ संख्या लिखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में 2002 में किए गए, सिविल प्रक्रिया संहिता में 2002 में किए गए संशोधन, सिविल प्रक्रिया संहिता में 2002 में किए गए संशोधन मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया में अनावश्यक देरी, सिविल प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोकने, अनावश्यक देरी को रोकने, कोमा जटिलताओं को कम करने, जटिलताओं को कम करने, जटिलताओं को कम करने, जटिलताओं को कम करने और
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यायालय को सक्रिय कदम उठाने के लिए कहा गया। न्यायालय को सक्रिय कदम उठाने के लिए कहा गया। न्यायालय को सक्रिय कदम उठाने के लिए कहा गया। The primary object of 2002 amendment is the primary object of 2002 amendment is the primary object of 2002 amendment is to prevent unnecessary delay, to prevent unnecessary delay, to prevent unnecessary delay, and to reduce and to reduce and to reduce and to reduce complexity and to reduce complexity and to reduce complexity of proceedings, complexity of proceeding, and also to and also to and also to and also to promote and also to promote out of court settlement and also to promote out of court settlement for this purpose it is advised to all the courts for this purpose it is advised to all the courts for this purpose it is advised to all the courts to take proactive steps to take proactive steps to take proactive steps proactive steps to take proactive steps full stop। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य पक्षकारों द्वारा प्रक्रिया के किसी भी प्रकार का पक्षकारों द्वारा प्रक्रिया के किसी भी प्रकार का पक्षकारों द्वारा प्रक्रिया के किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने से उन्हें रोकना था किसी प्रकार का दुरुपयोग करने से उन्हें रोकना था जिससे कार्रवाई में विलंब हो and it is also purpose to prevent any misuse of process by which it causes delay in proceedings पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हिंदी में बोलूं जिससे कार्रवाई का विलंब होता हो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रक्रिया का उपयोग किसी भी ऐसे प्रकार में नहीं किया जा सकता प्रक्रिया का उपयोग किसी भी ऐसे प्रकार में नहीं किया जा सकता जिससे न्याय का उद्देश्य विफल होता हो और इसके संबंध में एक त्वरित तंत्र होना चाहिए ठीक है।
लिखिए, पैराग्राफ करके लिखिए, प्रोसीजर कैन नॉट बी यूज इन सच मैनर, प्रोसीजर कैन नॉट बी यूज इन सच मैनर, प्रोसीजर कैन नॉट बी यूज इन सच मैनर that defends the ends of justice, 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 full stop. There should be a speedy mechanism in this regard, there should be a speedy mechanism in this regard, there should be a speedy mechanism in this regard, there should be a speedy mechanism in this regard. देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको दो कानून बताता हूं सर। एक तो हमारी प्रक्रिया विधि होती है, एक होता है सब्सटेंटिव, इसको हम लोग मूल विधि भी कहते हैं और सारवान भी कहते हैं। दोनों का अंतर क्या होता है सर? प्रक्रिया में प्रोसीजर दिया होता है और इसमें आपके आपके राइट्स एंड ड्यूटीज दी होती है, मतलब जितने भी आपके अधिकार हैं या कर्तव्य है वो कहें सर सब्सटेंटिव लॉ में है। जैसे आईपीसी, आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर नहीं दिया हुआ किसी भी चीज का, दिया हुआ है ना राइट, जहां भी आपको अधिकार देंगे, जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी दे रहा है, आपको एक अधिकार सर्जित हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी संविधा की पालना करेगी, भाई जो भी पार्टी से परफॉर्म करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, सेक्शन 37 कॉन्ट्रैक्ट का। हमें एक बात समझ में आती है कि जितने भी सब्सटेंटिव, जब भी इस चीज का वॉल्यूशन होगा, इसका उल्लंघन होगा, तो आदमी कहां जाएगा? प्रक्रिया में जाएगा और उसको ठीक करेगा। समझ में ही बात? लेकिन कभी कभी क्या होता है सर, इसका लोग उल्लंघन करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोसीजर का। समझ में ही बात? प्रोसीजर का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, एज ए मैटर ऑफ राइट समझते हैं, हर चीज को अधिकार समझते हैं। अगर आप प्रोसीजर का उल्लंघन करेंगे तो पहले उसके साथ इनजस्टिस हुआ है इनजस्टिस, उसके साथ पहले अन्याय हुआ है पक्षकार के साथ, आप इधर भी अन्याय करोगे। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, या फिर ऐसा मानिए कि मैं एक एडवोकेट हूं, किसी ने प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, एक पार्टी ने, ठीक है, और वो पार्टी को मैंने बोला है कि उस पर कब्जा कर ले, केस होएगा तो मैं देख लूंगा उसको, तो 15-20 साल तक उस पर कोई भी दुकान बना, उससे कमा के खा, 15 साल के पहले मैं उस दुकान को खाली नहीं करने दूंगा, मैं कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को अटका दूंगा। तो उसका जो मूल अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार, अरे संविधान ने तो दिया ही ना 300A में, उसके अधिकार का आपने उल्लंघन किया, वो बेचारा यहाँ आया और यहाँ आके हमने क्या किया। अब जैसे ही उल्लंघन कैसे होगा उल्लंघन? पहले तो ऐसा है सर, उसको बोल दूंगा कि समन आया ना, समन को पहले एक्सेप्ट मत करना। समन का क्या मत करना भाई? समन कोर्ट भेजेगा, उसको एक्सेप्ट मत करना। जब वो उसमें चला जाए, जब समन की सब्स्टिट्यूटेड सर्विस हो जाए, या फिर समन का वो ऐसे पालन करे चस्पा उस्पा लगा के, तो कोर्ट से देखो एकदम से तो आता नहीं ऑर्डर भाई। 5 आप जाओगे, 5:17 में जाओ, 5:20 में जाओ, एकदम से आदेश देगा नहीं कोर्ट। उसमें 6 से साल भर लग जाएगा, साल भर में प्रॉपर्टी एंजॉय कर। चल दुकान पे समन आ जाएगा, तो दुकान पे तू मत रहना, सर्वेंट को आप समन नहीं दे सकते, लिखा है, सर्वेंट मना कर देगा कि मैं समन नहीं ले सकता, रूल्स में लिखा है। चस्पा करने के लिए अलग से जाएगा तो 2 से 3 महीने, 6 महीने, ऐसे साल भर तक तेरे को समन सर्व नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराना है, समन सर्व हो गया, 90 से 120 दिन का टाइम है, मतलब आपको ये मान लो 3-4 महीने और मिल गए। रिटर्न स्टेटमेंट आपने दिया, उसके बाद आपने एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा दी कि कुछ एक पैराग्राफ और ऐड करना है मेरे को। अमेंडमेंट की एप्लीकेशन उसने रिजेक्ट कर दी तो अपील में चले गए, और जज को बोल दे कि मैटर अपील में गया हुआ है अमेंडमेंट को लेके। जज ने अलाउ कर दिया अमेंडमेंट के लिए, जिसने बोला ठीक है अमेंड कर लो, फिर वापस अमेंड कर लो, एक पैरा, जैसे तारीख पड़ी, अमेंड के लिए एप्लीकेशन लगानी है, 2 से 3 साल हो गए। अब आगे की कहानी और सुनो। जिस दिन इश्यू सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होना था, अरे भाई अब तो सेटलमेंट इश्यू होगा ना, तो पार्टी को 2-3 तारीख तक तो बुलाओ मत कि पार्टी बाहर गई हुई है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा दो, बीमार है। 4-5 साल इश्यूज सेटल हुए, 6-7 साल
इश्यू के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हुई, 1 साल 2 साल, 2 से 3 साल वहां पे निकाल लिया आपने, ऐसे करके 10 साल आप खा गए। मान लो केस आप हार गए, पार्टी कहाँ गई? निष्पादन में। आप हाईकोर्ट चले गए या कहीं भी चले गए, वहां जाके आपने ले लिया स्टे, 15 साल। अब 15 साल तक आपने उस जमीन पे जो कब्जा किया है आपके क्लाइंट ने, उससे तो उसने बढ़िया कमाई करी ना। अब कल को उसको देनी भी पड़ी तो उसके क्या नुकसान है? आप समझ रहे हो? तो उसने क्या किया है? प्रोसीजर का मिसयूज किया है। आप ये समझिए कि न्याय की सुरक्षा करने के लिए प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा सकता है। मतलब आप प्रोसीजर का वोलेशन कर सकते हो टू सिक्योर जस्टिस। भाई जस्टिस करना हमारे लिए बहुत वो है जरूरी। कल को आप जज बन जाओगे, इस कुर्सी पे मान लीजिए जो चेयर है ये जज साहब की चेयर है, कल आप यहाँ आके बैठे, ठीक है, इस कुर्सी पे आप बैठे, आपके कोर्ट में केस आता है, आप ओवर स्मार्ट जज हो, आप कभी ना उसको उसे बोलते थे कि ये तेरी प्लेंट जो है इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कभी बोल देते हो इसमें कि तेरी प्लेंट के अंदर फीस पूरी नहीं है, उसे 10 कमियां आप निकालते रहते हो, ठीक है। पार्टी आई नहीं, डिसमिस ऑन डिफॉल्ट डाल के आपने वहीं हैंड टू हैंड ही फैसला कर देते हो। आप ऐसे जज हो। इंटरव्यू पूछा जाता है बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है कि अगर पार्टी 2 तारीख तक नहीं आई तो आप क्या करोगे? भाई पार्टी मान लीजिए पहले दिन सुनवाई की 8 तारीख थी, समन सर्व था, सब कुछ सर्व हो चुका है, बेलिफ ने बोला है कि भाई समन हमने सर्व भेज दिया है, सब कुछ हमने सर्व कर दिया है, फिर भी पार्टी नहीं आई, क्या करोगे पहली तारीख पे? तो बच्चे क्या करते हैं ना सर, प्रैक्टिकल तो कम पढ़ते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं सर, अब किताबी ज्ञान पूरा, सर एक्स पार्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे 9/6 के अंदर और फिर 9/7 के अंदर देखेंगे समन सर हुआ नहीं हुआ, फिर सब ऐसे करके बोलना, तोते की तरह बोलना। लेकिन जो कोर्ट चलता है, एक्चुअल कोर्ट, उसकी जो प्रोसीडिंग्स जो आपकी जो होती है, प्रोसीडिंग्स में ऐसा नहीं होता। देखिए सर, जब भी आपको जजमेंट वगैरह दे रहे हो तो वो मेरिट्स पे दिया जाता है। जजमेंट किस पे देना है? निर्णय देना है तो वो उसके गुणागुण पे देना होता है। ऐसे एक्स पार्टी दे दिया, ये दे दिया, उससे सर जनरली बात क्या है कि आपको जो जज बनाया है वो जस्टिस करने के लिए बनाया है। प्रोसीजर में अगर कोई भी चीज है जिसके आप आधार पर आप डिसाइड करो, तो आपने केस डिसाइड नहीं किया है। समझ में आई बात? आप केस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक प्रक्रिया में जो पॉइंट दिया हुआ है उसका फायदा उठा रहे हैं। जनरली बात ये कि जस्टिस को सिक्योर करने के लिए कभी कभी प्रक्रिया को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। समझ में आई बात? मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जो न्याय है, न्याय करने के लिए आप प्रक्रिया का उल्लंघन कर सकते हैं। मतलब फॉर टू सिक्योर जस्टिस यू कैन वोलेट प्रोसीजर ऑल्सो। समझ में आई बात? वो मूवी देखी जोली एलएलबी? तो कहता है कि सर इसने गवाह पेश कर दिया, नोटिस नहीं दिया, तो कहता है ना माथुर साहब ये मेरी कोर्ट है, नहीं कहते? हाँ, तो भाई जज की कोर्ट होती है, वो प्रोसीजर हुआ है नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता है, जस्टिस हुआ है नहीं हुआ ये मैटर करता है। समझ रहे हो मेरी बात? एक बेसिक टाइम दे दो, 30-60 दिन जितना उसको मिलना चाहिए, बट प्रोसीजर कभी हर्डल नहीं बनता जस्टिस के लिए। तो अमेंडमेंट जो आए थे 76, 99, 2002, इनका सबका पर्पज यही था कि जो अननेसेसरी प्रोविजंस दिए हुए हैं, इसका सब लोग फायदा उठा रहे हैं, उसको बंद करो यार, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि जस्टिस से प्रोसीजर चलता है, प्रोसीजर से जस्टिस नहीं चलता। क्योंकि देखो प्रोसीजर कंट्रोल नहीं करेगा जस्टिस को, मतलब सिर्फ प्रक्रिया न्याय को नियंत्रित नहीं कर सकती। समझ में ही बात? वही बात है ना कि हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए क्या फॉर्म भरना जरूरी है क्या? बोलता नहीं मुन्ना भाई में एमबीबीएस में, तो प्रोसीजर है यार, बचाना जरूरी है ना, तभी तो गवर्नमेंट लेके आती है कि इमरजेंसी केसेस में सारी कार्रवाई बाद में, पहले जान बचाई जाए। हमारे प्रोसीजर के चक्कर में कोई निकल गया तो? आप बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? सीपीसी भी कुछ ऐसा ही है, प्रोसीजर बहुत दिया हुआ है, लेकिन जब तुम जज बनोगे तो तुम जस्टिस को सिक्योर करने के लिए प्रोसीजर को तोड़ सकते हो। समझ में आई बात? क्यों कहते हैं कि जज साहब कोर्ट के मालिक हैं? उन्हीं की कोर्ट है पूरी, उनको जो चीज नहीं है पसंद, वो जज साहब हैं। किसका नाम लिखेंगे? सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन।
सलामी एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थ्री जजेस बेंच, ठीक है, और जजमेंट डिलीवर किया था जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस, कौन थे? अरुण चटर्जी, अरुण चटर्जी, तरुण तरुण चटर्जी। जब आप जज बन जाते हो ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, संवैधानिक पद होल्ड करते हो, तो मिस्टर मिस्टर नहीं लगता। जस्टिस तो बिल्कुल नाम पे चिपक ही जाता है। जस्टिस मिस्टर नहीं होता, मिस्टर जस्टिस होता है। जस्टिस क्या है फिर? जस्टिस नाम के साथ लग गया, फिर वो छूटेगा नहीं। समझ में आई बात? ये तो जस्टिस होता है ना, जस्टिस नाम के आगे लगेगा, मिस्टर नहीं लगता है फिर। अब मिस्टर लगाना है तो ऐसे लगाओगे मिस्टर जस्टिस सो एंड सो। तो वंस यू बिकम चीफ जस्टिस और जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर जस्टिस आगे लगता है और बन सकते हो जस्टिस वस्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। 21, 22, 23 की उम्र तक क्या बन जाओ? 21, 22, 23 की उम्र तक आरजेएस बन जाओ, 50 की उम्र तक हाईकोर्ट जज हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? 50 की उम्र तक हाईकोर्ट जज, और 60 की उम्र में अगर अच्छा रहा परफॉर्मेंस तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाओगे। अब मेहनत आपके ऊपर है। देखो, मेरा काम सिर्फ मेहनत करवाना है। मैं आपकी जगह एग्जाम सेंटर में नहीं जा सकता, मैं आपकी जगह वहां जाके नहीं बैठ सकता। जैसे आपको बता सकता हूँ कि ये करो वो करो, करते क्या लोग हैं मुझे नहीं पता। मैंने जब ऑर्डर 8 रूल 6 पढ़ा रहा था, मैं सेट ऑफ, याद करो आज भी, मैंने बताया था कि प्लीज इसके इलस्ट्रेशन देख लेना, ये पूछे जाते हैं और इलस्ट्रेशन आए एग्जाम में। आप लोग कितना पढ़ते नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, बट मैं तो सिर्फ मेरा काम बताना होता है आपको कि मैंने, याद करो, जब सीआरपीसी पढ़ा रहा था मैंने कहा था देखो 94 में कौन कौन एम्पावर है, किस किस पास पावर है, कितनी बार पूछा था आपसे क्लास में, और वही सवाल आया वहां पे उठ के। हर वो चीज डिस्कस होती है क्लास में जिसमें मैं कहता हूँ कि प्लीज इसको याद रखने, सवाल एग्जाम में आएगा यहाँ से, और सवाल मिलते हैं आपको आंखों के सामने कि यार ये देख पूछ लिया। मेहनत एक दिन की नहीं होती है। मुझे खराब तब लगता है कि यार कुछ बच्चे, चलो पहली बार का अटेम्प्ट था, मैं कह सकता हूँ कि एमसीक्यू नहीं भर के आए। प्लीज वो उसमें ये है कि अब जो हुआ सो हुआ, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे वाले एग्जाम पे ध्यान दो। आप जैसे कि होते ना, कैसे कोई आदमी आपको मिलेगा जिसकी सुई अटक जाती है एक जगह, अरे बहुत से लोग मिलते हैं, कोई किसी का दिल टूट जाता है तो वो नहीं कहता कि यार वो बहुत अच्छी थी, वो कितनी अच्छी थी, हाँ वो भी ऐसे पताशे खाती थी। भैया उसकी सुई अटक गई है। अब तुम देखोगे ट्रक वाले, बस वाले, ऑटो वाले, हेयर कटिंग वाले, वो क्यों कुमार सानू के गाने सुनते हैं? उनकी सुई अटक गई है वहां पे, क्योंकि जब वो जवान हुआ करते थे, अरे जब वो 18, 19, 20, 25 तक थे तो उनके टाइम पे वो गाने चला करते थे, उनकी सुई अटक गई वहां पे, वो सुई आगे नहीं बढ़ रही। अगर तुम भी देखो, आज के जमाने में मैं कहना बहुत आसान होता है कि अपनी सुई को, अटकी हुई सुई को आगे बढ़ाओ, लेकिन सर आप अपने आप को बिजी रखेंगे ना अगर किसी भी चीज में, वो लोग कहते ना कि डिप्रेशन का शिकार हो गया, ये हो गया, अरे खुद को इतना वेस्ट कर लो कि डिप्रेशन आए ही नहीं आपके जीवन में। सुबह क्लास लो, शाम तक बैठे रहो, शरीर को इतना थका लो, सो जाएगा जितना खाना खा के। जब तुम लिटरली मेहनत करते हो ना तो खाना खाते नींद आती है और कुछ नहीं दिखता सामने। तो जनरली बात कर रहा हूँ, अपनी सुई मत अटकाओ। तुमने अगर इस टाइम सुई अटकाई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एपीओ में दिक्कत हो जाएगी, वहां नेगेटिव मार्किंग है। अरे हिंदी इंग्लिश तो रूल्स की तरह ही है, नियम ही लगते हैं सीधे सीधे। इंग्लिश का हम नहीं कह सकते, इंग्लिश का हाईकोर्ट क्या मानता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हिंदी तो फिक्स है। अरे हिंदी में तो फिक्स ही है ना, अनिवार्य निवार्य ऐसा थोड़ी होता है, निवार्य कोई शब्द है क्या? लेकिन अभ्यर्थी तो गलत ही है। तो जनरली आपको ये बात पता हमेशा चलनी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे पैसिव वॉइस है, अब ऑब्जेक्ट उठा के आगे आ रहा है, तो आप 4 ऑप्शन में देख लो ना कि किस में उठा के आगे लिया है उसको, तो आप डेफिनेटली आंसर पहुंच रहे हो। तो सर अगर 30 की हिंदी इंग्लिश आ रही है एपीयू के अंदर, तो हम 20 से 25 नंबर तो सिक्योर कर सकते हैं।
क्योंकि फिर लॉ के अंदर क्या होता है ना सर, नेगेटिव मार्किंग है। लॉ के अंदर 70 में से 40-50 सवाल ऐसे होंगे जो आपको कंफर्म आएंगे और 20 सवाल में आप तुक्का मारोगे, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का मारने में भी थोड़ा डरोगे, ये डर तो रहेगा ही। सिलेबस डिटरमाइन किया जा चुका है एपीओ का, एपीओ का वापस सिलेबस बढ़ा दिया। प्लीज अपनी सुई मत अटकाइए किसी भी चीज में, आगे बढ़िए जीवन में। आगे नहीं बढ़ेंगे, देखिए बूढ़े लोग दुखी क्यों होते हैं? बूढ़े लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वो पुरानी बातें सोच के दुखी होते हैं कि हमारी जिंदगी क्या क्या मलाल रह गए। जवान लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनको भविष्य की चिंता रहती है। जवान क्यों दुखी है? भविष्य की चिंता है। बूढ़े क्यों दुखी है? भूत की चिंता है कि यार वो उस टाइम ऐसा हो जाता, उस टाइम वहां बन जाते, उस टाइम ये हो जाता, वो हो जाता, उनका वो दुख है। हाँ, बच्चों का क्या दुख है कि यार जल्दी से बड़े हो जाते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा, ये दुख है। ये नहीं पता कि क्या होगा, बस बड़े होंगे फिर देखेंगे जो होगा। तो तुम भी बच्चे की तरह हो, बच्चे की तरह ही रहो कि जो होगा देखा जाएगा, बस अभी बस इस चीज से आगे बढ़ो। पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है एग्जाम्स के अंदर, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव होकर सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो डेफिनेटली गो थ्रू हो जाएंगे। लेकिन एक जगह स्टक हो गए, एक जगह रुक गए, तो फिर हमें आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, है ना। काउंसलर अभी बहुत चार्ज कर रहे हैं। अभी एक दोस्त है थोड़ा सा डिप्रेशन में गया हुआ है, बताया उसने उसने बताया कि मैं सेशन ले रहा हूँ काउंसलिंग के, और 3,000 रुपए एक सेशन के होते हैं। मतलब वो 15 से 20 मिनट आपकी बात सुनेगा और आपको सही ओपिनियन देगा। उसके कितने रुपए दे रहे हैं? 3,000 रुपए पर सेशन। अच्छा काम है, ऐसे कोई भी नहीं बन जाता काउंसलर, वो साइकोलॉजी में डिग्री विग्री होनी चाहिए। ऐसे तो फिर सभी सुनने को बैठे हैं, पैसा दो सभी सुनेंगे किसी की बातें। इससे अच्छा क्या प्रोफेशन हो सकता है? 15-20 मिनट में 3,000 रुपए आ रहे हैं सिर्फ बात सुनने के। लेकिन काउंसलर जो होता है वो आपके अकॉर्डिंग, फिर वो आपकी क्या मेडिसिन भी तो प्रिस्क्राइब करता है ना, कि इसके माइंड में आपके से थॉट्स हैं, वो हर चीज देखना होता है। डिप्रेशन से तो एक ही तरीका है सर, वो ये कि देखो सर, सबके लाइफ का एक लो पॉइंट आता है एक टाइम पे। सबकी लाइफ का एक निम्न स्तर होता है कि यार जब आदमी थोड़ा सा टूटा रहता है, आगे बढ़ने के लिए 100 बातें सोचता है। लेकिन सर खुद को व्यस्त कर लो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्लास में बैठो, सुनते रहो, सुनो क्या कह रहा हूँ, सारे थॉट्स निकल जाएंगे माइंड से। लिखा रहा हूँ तो उसको डिक्टेशन में लिखो। कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हो पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं, लेकिन नोट्स आपके हाथ के बने हुए हैं तो आप उसको जल्दी से खींच उसको जल्दी से कवर अप कर पाएंगे। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जो आपको किसी चीज में स्टक मत होना इस टाइम पे, प्लीज जल्दी से उस चीज से बाहर निकलो। तुम जितने जल्दी रिकवर करके आगे बढ़ोगे उतनी जल्दी सफलता की तरफ जाओगे। इस टाइम कोई एपीओ की तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास 6 महीने हैं। नेक्स्ट मंडे से बैच स्टार्ट है, शाम 3 से 6-7। स्टार्टिंग में हिंदी इंग्लिश नहीं करेंगे, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस छोटा हो गया है, तो नेक्स्ट 3 से 6 क्लास होगी। दिखाऊंगा आपको सिलेबस, आपको दिखा पता नहीं ना, जब मैम ने बोला होगा उस टाइम पे सिलेबस दूसरा था, अभी नया सिलेबस आया है। अभी एपीओ को नया सिलेबस आया है, उसमें सिर्फ 7 टॉपिक कर दिए, 7 टॉपिक्स, 7 टॉपिक कर दिए, सब कुछ हटा दिया। संधि में भी लिख दिया कि स्वर संधि नहीं पढ़नी। तो आप समझ लीजिए, फिर स्वर संधि नहीं पढ़नी तो फिर नहीं पढ़नी। चलिए आगे चलते हैं। एक मैक्सिम लिखिए, क्या हो गया? ऊबीजे सीबी, आपको पूरा पूरा सीपीसी इस मैक्सिम पे आधा रहता है। पूरा सीपीसी जिस मैक्सिम पे बेस्ड है वो है ऊबीजे ईबी रेमेडियम। मतलब इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या होता है? जहां अधिकार है जहां वहां उपचार है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। वेर एवर देर इज ए राइट देर इज ए रेमेडी। तो जहां अधिकार है वहीं पे क्या दिया हुआ है सर? उपचार दिया हुआ है। तो कौन सा अधिकार की बात कर रहे हैं हम? जो अधिकार जो चीज है, हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं विधिक अधिकार की, लीगल राइट की बात कर रहे हैं।
किसकी बात कर रहे हैं? विधिक अधिकार, लीगल राइट की बात कर रहे हैं। पूरा सीपीसी हमारा इसके ऊपर बेस्ड है। देखिए अधिकारों की जो बात करता है वो बात करता है सब्सटेंटिव लॉ, कोई भी सारवान विधि। कौन कौन से आते हैं सर इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट आ गया, या फिर आप मुस्लिम लॉ ले लो, जो भी आपको एक विधिक अधिकार दे रहे हैं। ये सब क्या दे रहे हैं सर आपको? एक अपकृत्य विधि हो गई या संविदा अधिनियम हो गया, ये सब क्या दे रहे हैं आपको? एक आपको विधिक अधिकार दे रहे हैं। इसमें पूरा विधिक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वो विधिक अधिकार मिलेगा कैसे? उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए चाहिए प्रोसीजरल लॉ, कि आप इन्फोर्स कैसे कराओगे, जो इस विधिक अधिकार का प्रवर्तन कैसे होगा, जो उसका प्रवर्तन जो होगा वो दिया हुआ है आपकी प्रक्रिया विधि के अंदर। जब भी हम बात करते हैं ओबीजस ईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज ए राइट देन देयर इज ए रेमेडी। भाई जहां पे अधिकार है वहीं पे उपचार है। टेक्निकल बात क्या है? अधिकार कौन सा होना चाहिए? आपका एक विधिक अधिकार होना चाहिए। कोई से भी अधिकार के लिए आपको ये नहीं दिया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। लिखिए इसमें, ये मैक्सिम लिखिए, ओबीजस ईबी रेमेडियम, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखिए ओबीजस ईबी रेमेडियम में, ओबीजस ईबी रेमेडियम, दोबारा लिखिए ओबीजस ईबी रेमेडियम, ओबीजस ईबी रेमेडियम प्रक्रिया विधि के बिना अपूर्ण है। ओबीजस ईबी रेमेडियम प्रक्रिया विधि के बिना अपूर्ण है, अपूर्ण है क्योंकि क्योंकि प्रक्रिया विधि ही क्योंकि प्रक्रिया विधि ही सारवान विधि को क्योंकि प्रक्रिया विधि ही सारवान विधि को प्रवर्तित करने का कार्य करती है, प्रवर्तित करने का कार्य करती है। प्रक्रिया विधि ही सारवान विधि को प्रवर्तित करने का कार्य करती है, प्रवर्तित करने का कार्य करती है। लिखिए ओबीजस ईबी रेमेडियम is incomplete. Obiges EB remedium is incomplete without procedural laws, without procedural laws, full stop. It is the procedural law, it is the procedural law, it is the procedural law which gives effective and complete justice, which gives effective and complete justice, which gives effective and complete justice. ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कल अपन टॉपिक्स लिखेंगे, कल अपन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखेंगे जो हम सीपीसी में पढ़ेंगे अकॉर्डिंगली। कल हम ऑर्डर के नाम नंबर ये याद करके आइएगा। कल आप प्लीज ऑर्डर के नंबर उनके नाम याद करके आइएगा, ठीक है। आप याद करके आइए 35 तक, 35 तक याद करके आइएगा। ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 35 तक याद करके आइएगा, ठीक है ना। कल आप ये सारा काम करके आइएगा। ऑर्डर 35 तक सबको याद होना चाहिए। कल हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखिए सीपीसी की शुरुआत जो होती है थोड़ी धीरे पेस से होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सीपीसी बहुत तेज भागने लग जाएगा। समझ में आया? इसलिए तो 120 लेक्चर है ना।